नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मेरठ की, जहां सौरभ हत्याकांड के बाद एक और दिल दहला देने वाला केस सामने आया है। मेरठ के अमित मर्डर केस में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। अमित की पत्नी रविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति अमित की हत्या कर दी थी। दोनों ने अमित का गला घोंटकर उसे मार डाला। पत्नी ने खुद को और प्रेमी को बचाने के लिए दावा किया था। अमित की मौत सांप के काटने से हुई है और ये कहानी सच साबित करने के लिए उसने पति की डेड बॉडी के नीचे एक सांप को भी रख दिया था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच का खुलासा हुआ कि पत्नी और उसके प्रेमी ने शातिराना अंदाज में अमित का मर्डर किया था, पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया है और फिर पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की, जिस पर दोनों ने अपना गुनाह कबूल लिया है। मेरठ के भैंसुमा के गांव अकबरपुर सादात की पूरी वारदात है, जहां अमित नाम के एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या करती है, लेकिन इस पूरे मर्डर केस को घटना दिखाने के लिए पति की लाश के पास एक सांप को रख देती है, ताकि ऐसा लगे जैसे सांप के काटने से अमित की मौत हुई है। इस केस में अमित के मर्डर की सच्चाई आखिर कैसे सामने आई? मृतक की पत्नी ने बेहद खौफनाक प्लान कैसे तैयार किया? पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कैसे तैयारी की थी? मेरठ के एसपी ग्रामीण से पूरी सच्चाई सुनिए। मेरठ में एक सनसनीखेज मामला आया। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके लिए बकायदा उसने 1000 रुपए का सांप सपेरों से खरीदा और उसके बाद उस सांप के डसने का नाटक करते हुए गला दबाकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। हमारे साथ इस मामले में एसपी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या पूरा ये मामला था। ये विगत दिनों सूचना प्राप्त हुई थी, अस्पताल से मेमो आया था कि अकबरपुर सादात गांव का निवासी एक व्यक्ति अमित कश्यप, जो थाना भैंसुमा क्षेत्र का है मामला है, इसकी मृत्यु हो गई है। और जो प्रकाश में आया वो हुआ था कि सर्पदंश से, सांप के काटने से इनकी मृत्यु हुई है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि इसमें थ्रॉटलिंग और स्मूदरिंग आया है, यानी दम घुटने से, सांस फूलने से मौत की बात आई। तो इसमें फिर पुलिस ने अपनी जांच प्रारंभ किया और परिजनों से संपर्क करके तुरंत तहरीर प्राप्त की गई और इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए बहुत कम समय में ही इस घटना में शामिल उस मृतक की पत्नी और गाँव के ही उसके एक, जिससे उसका प्रेम संबंध था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इन दोनों के संबंधों का उस मृतक पति को जानकारी हो गई थी। इसको लेकर इनके बीच में वाद विवाद होता रहता था। फिर पत्नी और प्रेमी ने मिलकर ये प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से प्रिटेंड किया जाएगा और उसके बाद फिर इस मृत्यु को इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। तो पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ली, बेहद शातिराना अंदाज में इस मर्डर को अंजाम दिया, लेकिन बहरहाल पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। पूछताछ में उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, इस पूरे मर्डर को घटना दिखाने की कोशिश की गई, बाकायदा शव के पास सांप को लाकर रख दिया गया। पुलिस को कैसे शक हुआ और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? प्राची, इस पूरे मामले में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कभी भी जो परिजन देखा जाता है कि पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हैं, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पोस्टमार्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी किसी मामले में जो कॉज ऑफ डेथ होता है वो पता लगता है। और इस मामले में भी जैसा कि बिल्कुल स्पष्ट लग रहा था कि अमित कश्यप को सांप ने काटा है, उसकी बॉडी के ठीक बगल में सांप भी रखा हुआ था। लेकिन जिस प्रजाति का ये सांप है, रसल वाइपर, उस प्रजाति के सांप आमतौर पे किसी भी सर्पदंश करने के बाद, यानी कि किसी को काटने के बाद उस जगह मौके पर नहीं रुकता है। उसकी प्रजाति में ये शामिल होता है कि वो वहां से कहीं दूर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बाकायदा दिखाया गया है कि सांप के काटने से अमित कश्यप की मौत होती है। उसके शरीर पर कई जगह स्नेक जो बाइट होती है उसके भी निशान मौजूद थे। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो पता लगता है कि स्ट्रैंगुलेशन और दम घुटने से अमित कश्यप की मौत हुई है। जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस को ट्विस्ट मिलता है और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाता है तो सबसे पहले उसकी पत्नी से पूछताछ शुरू होती है। और जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो पत्नी अपना गुनाह कबूल कर लेती है कि सपेरों के पास वो जाती है, वहां से 10,000 रुपए में रसल वाइपर नाम के सांप को खरीदती है, जो कि इंडिया में, यानी कि पूरे देश में मौजूद सबसे ज्यादा जहरीले सांपों में शुमार होता है। तो प्लान तो पूरी तरीके से कर दिया गया था इन लोगों ने कि ये पूरी मामला दुर्घटना
दुर्घटना का लगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद और पुलिस की चतुराई भरे इन्वेस्टिगेशन से ये पूरा मामला सामने आया कि कैसे एक पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर के अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी, और यह हत्या दुर्घटना लगे इसके लिए बाकायदा सांप को भी वहां प्लांट कर दिया गया। लेकिन जैसा कहा जाता है कि चोर कितना भी चोरी कर ले, जो भी अपराधी होता है वो कितना भी शातिराना अंदाज में किसी वारदात को अंजाम दे ले, कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ता है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो क्लू आता है, कॉज ऑफ डेथ आता है, वो पुलिस को एक बड़ा क्लू देता है। और इन्वेस्टिगेशन के सहारे इस समय अमित कश्यप की पत्नी और उसका प्रेमी पुलिस की हिरासत में है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो यूपी पुलिस आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल शातिराना अंदाज में इस हत्या को अंजाम दिया गया, ये घटना दिखे इसके लिए तमाम इंतजाम प्रेमी और पत्नी ने मिलकर कर लिए थे, लेकिन आखिरकार पुलिस की नजर उन तमाम इंतजामों पर पड़ी और पत्नी को और प्रेमी को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई, सख्ताई से पूछताछ की गई, तो पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया। तस्वीर जो आप लगातार देख रहे हैं ये अमित के शव की तस्वीर है और इसके ठीक पास लाल घेरे में आप सांप भी देख रहे होंगे। इसी सांप को शव के पास लाकर रख दिया गया ताकि पूरे परिवार को ऐसा लगे या देखने वाले को ऐसा लगे कि सांप के काटने से अमित की मौत हुई है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम होता है, असली वजह सामने आती है, वैसे ही पुलिस की शक की सुई उसकी पत्नी की तरफ घूमती है, पत्नी से पूछताछ की जाती है। जब सख्ताई बरतती है पुलिस तो पत्नी कबूल करती है कि 10,000 रुपए में सांप उसने सपेरों से खरीदा। पहले ही अपने पति की मौत का प्लान बना लिया गया था, अपने प्रेमी के साथ अमित की हत्या की, और ये पूरा मामला घटना दिखे इसके लिए सांप को उसके शव के पास रख दिया गया। आगे बढ़ेंगे, बात गांधी परिवार की बढ़ती मुश्किलों की करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ जारी है। गुरुग्राम के शिकोहपुर जमीन डील मामले में आज फिर ईडी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि ईडी ने कल भी करीब 5 घंटे तक वाड्रा से पूछताछ की थी। अब तक करीब 12 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को वाड्रा से करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उसके बाद कल यानी 16 अप्रैल को 5 घंटे तक ईडी ने सवाल जवाब किए और आज फिर उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये मामला 2018 का है। वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने किसानों की जमीन सस्ते में खरीदकर उसका लैंड यूज चेंज करवा दिया, फिर 7 गुनी कीमत पर रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को बेचा। हालांकि इस मामले को लेकर वाड्रा का कहना है कि सिर्फ परेशान करने के लिए ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, आरोप 10 हैं, पर मतलब गलत है कि ऐसे लोगों को परेशान करना, प्रेशर करना। पर मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूं, मैं जितना प्रेशर डालोगे, परेशान करोगे, उतना मैं मजबूत होकर वापस आऊंगा और उभर के आऊंगा। और क्योंकि मेरे पास लोगों की शक्ति है, लोग मेरे साथ हैं, जुड़े हुए, एकजुट हैं, मैं लोगों की बात रखता हूं। जो भी अन्याय लोगों के साथ होता है इस पार्टी के द्वारा, मैं उनकी बात बुलंद करता हूं और अन्याय के खिलाफ हूं मैं, और मैं जरूर लड़ता रहूंगा। मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो ईडी का जो ये समन है, ये सारा 2019 में बात हो चुकी है। जो भी सवाल थे पहले दे चुका हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, और मैं किसी चीज से अवॉइड नहीं कर रहा हूं, सारे सवाल के जवाब दे रहा हूं। तो मैं तो बिल्कुल हर चीज स्पष्ट हो गया है। सर, आपको बुलाना फिर राजनीतिक प्रचार। तो बेशक ईडी की इस कार्रवाई को रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई है, जानबूझकर जबरन उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जमीन डील मामले में वाड्रा की मुश्किल जो है वो अब बढ़ने वाली है, क्योंकि ईडी इस मामले में जल्द चार्जशीट दायर करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि ईडी जमीन डील से जुड़े 3 मामलों में चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रही है। इनमें से एक मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर का है, जिसमें उनसे अभी पूछताछ चल रही है। दूसरा मामला लंदन स्थित हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़ा है, जो 2016 से लंदन में रह रहा है। भंडारी पर लंदन में 2009 में 12 ब्राइस्टन स्क्वायर हाउस खरीदने का आरोप है। ईडी का आरोप है कि वाड्रा ने इस बंगले के रेनोवेशन के पैसे दिए। तीसरा मामला बीकानेर जमीन सौदे से जुड़ा है, जिसमें वाड्रा के अलावा उनकी मां से भी पूछताछ हो चुकी है। तो लगातार तीसरे दिन आज रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई मामला है नहीं। लेकिन इस मामले की सच्चाई क्या है, ये अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस वक्त हमें बताएंगे, जो ईडी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, आज तीसरा दिन है, ऐसे क्या सवाल हैं जिनके जवाब रॉबर्ट वाड्रा से तलाशने की कोशिश ईडी कर रही है?
देखिए प्राची, आज तीसरा दिन है जब लगातार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है। हमने देखा कि प्रियंका गांधी जो है आज फिर उनके साथ आई थी। कल भी हमने देखा था कि प्रियंका गांधी जो है वो उनके साथ ईडी हेडक्वार्टर पहुंची थी और बाकायदा लंच ब्रेक तक यानी कि 1:15 बजे जो रॉबर्ट वाड्रा है वो यहां से निकले थे और तब तक प्रियंका गांधी यहीं पर ही मौजूद थी। लेकिन आज प्रियंका गांधी उनके साथ आई और जब रॉबर्ट वाड्रा अंदर चले गए ईडी हेडक्वार्टर के तो वो यहां से निकलती है। जो पूछताछ है, क्योंकि जो पूरा गुरुग्राम लैंड डील मामला है उसमें ईडी तमाम डॉक्यूमेंट्स रॉबर्ट वाड्रा से इकट्ठा करना चाहती है। इसके अलावा उनकी पूरी स्टेटमेंट लेना चाहती है कि आखिर क्या क्या जानकारियां उनके पास थी और क्या क्या जानकारियां उन्होंने छुपाई। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ईडी का ये आरोप है कि जो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उसके साथ मिलकर ये पूरी लैंड डील की गई। सस्ते में जमीन ली गई, लगभग 3.5 एकड़ जमीन थी जो कि 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। उसका लैंड यूज चेंज करके उसको जो है डीएलएफ को बेचा गया। तो ये तमाम आरोप है जिसकी एक एक डिटेल्स, एक एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो ईडी लेना चाहती है रॉबर्ट वाड्रा से। हमने देखा कि जो रॉबर्ट वाड्रा के वकील थे वो भी यहां पर पहुंचे थे और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स लगातार ईडी उनसे ले रही है कि कैसे पूरी लैंड डील हुई, आगे डीएलएफ को किस तरीके से बेचा गया, हरियाणा सरकार का इसमें किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट था, वो तमाम चीजें ईडी ले रही है, डिटेल्स ले रही है रॉबर्ट वाड्रा से। इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ जो है वो इस पूरे मामले के अंदर ईडी कर चुकी है और ईडी का कहना यह है कि जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर यह पूरी चार्जशीट फाइल की जाएगी। तीसरे दिन आज पूछताछ जारी है, चार्जशीट जल्द दायर की जा सकती है। ये समझा जा सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें अभी थमने वाली हैं नहीं। अतुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे बंगाल में वक्फ पर हिंसक बवाल की, जिसमें अब ममता सरकार एक्शन में आ गई है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए ममता सरकार ने 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम भी मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 270 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मुर्शिदाबाद हिंसा में जो एसआईटी बनाई गई है उसको डीआईजी मुर्शिदाबाद सैयद वकार रजा लीड करेंगे। इसके अलावा राज्य के अलग अलग हिस्सों से 9 और अधिकारियों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी, हिंसाग्रस्त इलाकों के हालात का जायजा लेकर और पीड़ितों, परिवारों, पुलिस अधिकारियों से बात कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। तो मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी में 9 अधिकारी हैं, जिनमें आईबी के एडिशनल एसपी शांतनु चौधरी, सीआईएफ के डिप्टी एसपी विजय यादव, सीआईडी के डिप्टी एसपी कौशिक घोष, सीआईडी के इंस्पेक्टर असीम मंडल, अनुपम चक्रवर्ती, तन्मय घोष, तुहिन दास आईसी मेंबर हैं। राजश्री दत्ता इंस्पेक्टर ट्रैफिक हेडक्वार्टर भी एसआईटी में शामिल हैं। इस टीम को लीड डीआईजी मुर्शिदाबाद सैयद वकार रजा करेंगे। ये हमले जो हिंदुओं पर किए गए, जो टारगेटेड हमले हिंदुओं के घरों पर की गए, उसका सच पता लगाने की कोशिश एसआईटी की टीम करेगी। हालांकि इस पूरे मामले में बंगाल सरकार पर लगातार सवाल उठते रहे और अब सरकार भी एक्शन में आ गई है। बुधवार को एक बार फिर मुर्शिदाबाद हिंसा की जो आग है वो एक बार फिर देखने को मिली। उपद्रवियों ने दुकानों में आग लगा दी, कई घरों पर पथराव किए गए। बंगाल हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन की बात करें तो शमशेरगंज और धुलियान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर ईस्ट एरिया में चपई नवाबगंज बांग्लादेशी जिला है, जिसे बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का गढ़ माना जाता है। सीमा सटी होने की वजह से मुर्शिदाबाद हिंसा आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम उनके हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के 2 जिलों मुर्शिदाबाद और नादिया में एबीटी कार्यकर्ताओं के एक्टिव होने के इनपुट खुफिया एजेंसियों को मिले हैं। बंगाल हिंसा में बांग्लादेश के 3 संगठनों का हाथ हो सकता है, जिनमें अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के अलावा जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और हिज्ब उत तहरीर हैं। धुलियान में फिर से एक बार आगजनी की घटना और धुलियान मार्केट के अंदर एक दुकान में आग लगा दी गई है, ऐसे ही आरोप लगाया जा रहा है। जिनका दुकान है उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ आपका दुकान को? हम तो सुबह में घर में थे, यहाँ से फोन आया जो आग लगा दिया दुकान में, आग चल रहा है। ये तो शॉर्ट सर्किट से नहीं हुआ, कोई लगाया है। तो क्या आपके साथ किसी का दुश्मनी है? नहीं, मेरे साथ कुछ किसी का दुश्मनी नहीं है। तो क्या लगता है कौन लोग ये सब कर सकते हैं? नहीं मालूम कौन लोग का। आप कब सुने? हम सुबह में सुने हैं। क्या इस मार्केट में कोई सीसीटीवी नहीं है? नहीं, सीसीटीवी नहीं। सीसीटीवी था तोड़ दिया है। तो आप दुकान खोल रहे थे? नहीं, दुकान बंद था। तो यहाँ पर क्या अभी भी डर का माहौल है कि सब कोई दुकान बंद करे है? डर का तो माहौल चल रहा है। आज ऐसा हो गया तो कोई दुकान पाट नहीं खुलेगा। तो फिर ये तो
दुकान पूरा जलकर राख हो चुका है आपका, कि मतलब शेष हो गया। अच्छा, पुलिस प्रशासन से कंप्लेन करेंगे? हाँ, कंप्लेन करे आए थे। क्या कहा पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन लिख कर गया है। ये कोई शॉर्ट सर्किट? नहीं, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, ये कोई लगाया है। आपको कोई लगता है कि कोई लगा सकता? नहीं, वो तो नहीं मालूम। मुर्शिदाबाद हिंसा में कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। उन्हीं में से एक है पारुल दास का परिवार। शनिवार को हुई हिंसा में इनके पति और बेटे की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। दंगाइयों ने उस दिन इस घर में किस तरह का तांडव मचाया था, उसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। ममता सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन पीड़ित परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं, गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई चाहिए। কথা আমার বার হয় না, আমি মুখে কিচ্ছু বলতে পারি না, আমার কেউ খেয়াল হয় না কিছু কিছু কথা। আচ্ছা, আপনারা কি চাইছেন এখন? কি চাইবো? সিবিআই তদন্ত চাই আমরা, আর একটু জানে কাম বসাই পুলিশ, যে প্রশাসন জানে থাকে, বিএসএ থাকে। কোনো ক্ষতিপূরণ চান না, তাই তো? না। तो मुर्शिदाबाद में एक परिवार, पीड़ित परिवार जो है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन भी अब तेज हो गया है। पिछले 72 घंटों में 48 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 270 से ज्यादा लोगों को हिंसा के आरोप में अरेस्ट किया जा चुका है। 3 जिलों में पुलिस की छापेमारी जारी है। वहीं पिता पुत्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। मुर्शिदाबाद में सिक्योरिटी की बात करें तो बीएसएफ और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। मुर्शिदाबाद के धुलियान के अलग अलग इलाकों में आरएएफ को तैनात किया गया है। वहीं जिन लोगों के घरों को जला दिया गया, जो बेघर हो गए, उनके लिए राहत कैंप भी लगा दिए गए। আমাদের বাড়িতে ঘর বাড়ি ভেঙেছে, কতজনা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তার বাড়ি থেকে উদাম ছিল, সোনা দানা টাকা পয়সা যা ছিল সব কিছু নিয়ে চলে গেছে। বাড়ি ঘর সব জ্বালিয়ে দিয়েছে, টাল ঠাপ্পর সব ইট মেরে ভেঙে দিয়েছে। আমরা শান্তি চাইছি, ছিল বাড়ি ঘর সেরকম করে দিক, আর আমরা এখানে একটা চাইছি বিএসএফ ক্যাম্প। तो कुल मिलाकर पीड़ित परिवार ममता सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में मौलानाओं से मुलाकात की। इस दौरान ममता ने बंगाल में हिंसा करने वालों को सख्त चेतावनी तो दी, लेकिन सियासत का ढर्रा भी नहीं छोड़ा। उन्होंने सीएम योगी को निशाने पर लिया और योगी को सबसे बड़ा ढोंगी करार दिया। यूपीते 69,000 टीचर चाकरी गए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट आप पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर अटैक किया तो बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने योगी से बंगाल आने की अपील कर दी और कहा कि योगी को बंगाल में आकर हिंदुओं की रक्षा के लिए डंडा चलाना चाहिए। ये लोग की दंगाई है। मोथाबाड़ी, फराक्का, शामशेरगंज में कम्युनल क्लास जो लोग किया है उनको बढ़ावा देना है। उनको ममता बनर्जी भड़का रहा है, दिल्ली जाओ। हम लोग तो सोच रहा था ये लोग को 2,500 करके मिल रहा था, आज 500 रुपया बढ़ाना चाहिए था ना। अच्छा काम किया। घर घुस में हरगोविंद दास और चंदन दास को काट दिया। शी इज प्रोवोकेटिंग द इमाम्स, द मुस्लिम लीडर्स टू क्रिएट डिस्टर्बेंस। जोगी जी कल डंडा दिखाया ना। नाउ द मुर्शिदाबाद इशू बंगाल का इशू, देश का इशू बन गया है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की। बिहार में आज महागठबंधन की बैठक होने जा रही है, तो वहीं जेडीयू भी चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कसकर उतरने को तैयार है। जेडीयू ने चुनाव से पहले नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें पार्टी ने 25 से 30 फिर से नीतीश का स्लोगन दिया है।
ये पोस्टर बिहार में जेडीयू मुख्यालय के ठीक बाहर लगाए गए हैं। इसके जरिए जेडीयू ने एनडीए को भी संदेश दिया है कि चुनाव में जीत मिली तो नीतीश ही अगले 5 साल तक कमान संभालेंगे। बिहार में इस साल नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर जेडीयू की तरफ से एक बार फिर साफ कर दिया गया है कि 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और पार्टी की तरफ से एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है जेडीयू दफ्तर के ठीक सामने। जेडीयू दफ्तर की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और उसमें ये लिखा गया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। विपक्ष की तरफ से बार बार इस तरह के सवाल जब खड़े किए गए कि नीतीश कुमार क्या फिर से मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, तब इस तरह के जवाब दिए गए हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी कहा है कि जब अमित शाह ने ये कह दिया, सम्राट चौधरी बार बार कह रहे हैं, पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं, तो कहीं कोई शंका है नहीं। और उसी कड़ी में अब एक पोस्टर लगाकर पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है